कहानी शुरू होती है एक धुंध भरी सुबह में समंदर के किनारे। हम देखते हैं ईवा ग्रीन यानी हमारी रेबेका को। वह अपनी कोठी के बरामदे में चाय पी रही है। रहस्यमय मुस्कान है। उसे पता है कि उसके बच्चे का पिता अब कभी नहीं लौटेगा, लेकिन वह सोचती है शायद इस बच्चे के रूप में उसे वही मिल गया जो उसे चाहिए था। और फिर यह गर्भवती रेबेका हमें अतीत में ले जाती है। रेबेका और टॉमी, दो मासूम बच्चे जो एक दूसरे से अटूट प्यार करते हैं। वो हमेशा साथ रहने की कस्में खाते हैं, लेकिन एक दिन रेबेका को अपनी माँ के साथ अचानक जापान जाना पड़ता है। दोनों बिछड़ जाते हैं। 12 साल बाद रेबेका एक खूबसूरत नौजवान लड़की बनकर लौटती है। वह टॉमी से मिलती है और खुशी की बात यह है कि टॉमी उसे न सिर्फ पहचानता है बल्कि अब भी उससे उतना ही गहरा प्यार करता है। उनका प्यार फिर से परवान चढ़ता है। टॉमी एक राजनीतिक एक्टिविस्ट है। वह बड़ी बड़ी बायोटेक कंपनियों के खिलाफ लड़ रहा है। टॉमी जो क्लोनिंग से जानवर बनाकर एक नया नेशनल पार्क खोलना चाहती हैं। टॉमी इस उद्घाटन समारोह को बर्बाद करने के लिए एक योजना बनाता है। वह कॉकरोच से भरे बैग्स वहां छोड़ना चाहता है। रेबेका जो एक कंप्यूटर प्रोग्रामर है, टॉमी के साथ जाने की जिद करती है। वे एक सुनसान रास्ते से नेशनल पार्क की तरफ जा रहे होते हैं। रेबेका टॉमी से गाड़ी रोकने को कहती है। वह किनारे पर जाती है और इसी दौरान टॉमी कार से बाहर निकलता है। तभी तेज रफ्तार से आती एक गाड़ी टॉमी को टक्कर मारती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। टॉमी की मौत से रेबेका और टॉमी के माता पिता गहरे सदमे में हैं। रेबेका एक असंभव फैसला लेती है। वह विज्ञान की नई तरसी का इस्तेमाल करके टॉमी को वापस लाना चाहती है। क्लोनिंग के जरिए वह टॉमी के माता पिता से उसके डीएनए को मांगती है ताकि वह खुद गर्भवती हो सके। टॉमी की मां सख्त ऐतराज जताती है, लेकिन उसके पिता भारी मन से रेबेका को टॉमी का सेल मटेरियल दे देते हैं, पर वह रेबेका को अपनी मर्जी पर सोचने के लिए कहते हैं। रेबेका अपने फैसले पर टिकी रहती है। नया टॉमी रेबेका के बेटे के रूप में बड़ा होता है। उनका रिश्ता बहुत करीबी है, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा होता है मुश्किलें आने लगती हैं। पड़ोस की औरतें क्लोन बच्चों के प्रति नफरत रखती हैं, अफवाहें फैलती हैं और एक दिन टॉमी को अपना जन्मदिन सिर्फ अपनी माँ के साथ ही मनाना पड़ता है, क्योंकि बाकी बच्चों की माँओं ने उन्हें आने से मना कर दिया था। इस भेदभाव से रेबेका दुखी होती है और वह टॉमी के साथ एक दूर की जगह पर चली जाती है। साल गुजरते हैं और टॉमी उतना ही बड़ा हो जाता है जितनी उम्र में उसके असली पिता की मौत हुई थी। अब यह युवा टॉमी अपने असली पिता की आदतों और रुचि को दिखाने लगता है, जैसे बायोलॉजी में उसका लगाव। अब वह रेबेका का जवान बेटा है, जबकि रेबेका अभी भी जवान दिखती है। तनाव तब बढ़ता है जब टॉमी अपनी गर्लफ्रेंड मोनिका को घर लाता है। रेबेका अजीब तरह से जलने लगती है। टॉमी भी अपनी माँ के प्रति एक अजीब सा यौन तनाव महसूस करने लगता है। एक दिन असली टॉमी की बूढ़ी माँ अचानक आती है और टॉमी को घूरती है। टॉमी को लगता है जैसे वह उस अजनबी को पहचानता है। वह रेबेका से जवाब मांगता है और मोनिका वहां से चली जाती है। टॉमी गुस्से में अपनी माँ से सच पूछता है। रेबेका उसे असली टॉमी का पुराना लैपटॉप देती है, जिसमें उसके असली माता पिता की तस्वीरें हैं। टॉमी को समझ नहीं आता कि यह सब क्या है। वह भ्रम में रेबेका को बिस्तर पर धकेल देता है और उनसे पूछता है कि वह कौन है और उसने ऐसा क्यों किया। तनाव चरम पर पहुंचता है और वे दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। रेबेका के हाथ पर लगे खून से पता चलता है कि टॉमी ने इस प्रक्रिया में उसकी वर्जिनिटी खत्म कर दी। अगले दिन टॉमी अपना सामान पैक करता है। वह रेबेका को माँ नहीं बल्कि उसके पहले नाम रेबेका से पुकारता है और उसे उस जिंदगी के लिए धन्यवाद देता
देता है जो उसे मिली। फिर वह बिना रुके वहां से चला जाता है। रेबेका उसे रोकने की कोई कोशिश नहीं करती। कहानी वापस उस पहले सीन पर आती है जहां गर्भवती रेबेका धुंध भरे बीच पर बैठी है। अब हमें पता चलता है कि वह टॉमी के बच्चे की मां बनने वाली है। आपको यह कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में हमें बताएं और ऐसी और कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।